वेलकम टू बैक वेंचर्स स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के हिस्ट्री के कुछ मेन क्वेश्चंस को, जो कि आप पिछली प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, जो कि और डिस्कस हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मेन है, जो लगभग 2-3 सालों में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो उन मेन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया गया है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया C 300 से 1200। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट, पाल एवं प्रतिहारों के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। मतलब राजनीतिक वर्चस्व, एक तरह से राजनीति अपना सत्ता जमाना, ब्रेक के ज़माने के लिए राष्ट्रकूट जो थे और पाल थे जो प्रतिहार थे, उनके बीच के संघर्ष की व्याख्या करनी है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि राष्ट्रकूट और पाल और प्रतिहार कौन थे। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट देखते हैं। राष्ट्रकूट कौन थे? राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला राजवंश था। मतलब इनका जो ये जो लोग थे, दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर ये राज्य करते थे। एक राजवंश था जो कि 735 से 982 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इनका शासनकाल लगभग 6वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। जो इन्होंने राज्य किया वो 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच किया। इस काल में उन्होंने परस्पर घनिष्ठ परंतु स्वतंत्र जातियों के रूप में राज्य किया। उन्हें उनके ज्ञात प्राचीनतम शिलालेखों में 7वीं शताब्दी का राष्ट्रकूट ताम्रपत्र मुख्य है, जिसमें उल्लेखित है कि मालवा प्रांत के मानपुर में उनका साम्राज्य था, जो कि आज का जो है सो मध्य प्रदेश में है। ये मानपुर जो उनका जो 7वीं शताब्दी में जो शिलालेख प्राप्त हुआ, प्राचीनतम शिलालेख ताम्रपत्र राष्ट्रकूट जो था, राष्ट्रकूट नाम था, वो बहुत फेमस है। उसमें मालवा प्रांत के मानपुर में उनके साम्राज्य, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो उसके वहाँ पर ये बताया गया कि मानपुर से इनका साम्राज्य जो है शुरू हुआ। इसी काल की अन्य राष्ट्रकूट जातियों में अचलपुर कहाँ पर है, जो कि आधुनिक समय में महाराष्ट्र में इलिचपुर में स्थित है, के शासक तथा कन्नौज के शासक भी शामिल थे। मतलब ये जो शासक थे यहाँ के ये राष्ट्रकूट जाति में शामिल थे ये सारे। एलिचपुर में शासन करने वाले राष्ट्रकूट बादामी चालुक्यों के उपनिवेश के रूप में स्थापित हुए थे, लेकिन दांती दुर्ग के नेतृत्व में उन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को वहाँ से उखाड़ फेंका। मतलब ये कुछ राजाओं के नाम हैं, वो जो राष्ट्रकूट और बाकी जो राजवंश के शासक थे उनके नाम है। अभी इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वहाँ से उखाड़ फेंका तथा आधुनिक कर्नाटक प्रांत के गुलबर्ग को अपना मुख्य स्थान बनाया। यह जाति बाद में मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के नाम से विख्यात हुई। मतलब जो राष्ट्रकूट थे वो किस नाम से फेमस हुए? मान्यखेत के राष्ट्रकूट के नाम से फेमस हो गए, जो दक्षिण भारत में 756 ईस्वी में सत्ता में आई। इसी समय पर भारत का पाल साम्राज्य एवं गुजरात के प्रतिहार साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व और उत्तर पश्चिम भूभाग पर तेजी से सत्ता में आ रहे थे। मतलब जब वो सत्ता में आए, जो कि राष्ट्रकूट थे, तभी वो भी आ गए थे। गुजरात के प्रतिहार साम्राज्य के लोग और पाल साम्राज्य के लोग, वे भी वो साम्राज्य में आ गए थे, मतलब सत्ता में आ गए थे। 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य के काल में गंगा के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र पर स्थित कन्नौज राज्य पर नियंत्रण हेतु एक त्रिदलीय संघर्ष चल रहा था। मतलब त्रिदलीय संघर्ष जो है ना, उसको ये जो इनके भी संघर्ष चल रहा था, इसको त्रिदलीय संघर्ष का नाम दिया गया है। त्रिदलीय संघर्ष चल रहा था। उस वक्त कन्नौज उत्तर भारत की मुख्य सत्ता के रूप में स्थापित था। मतलब जो उत्तर भारत की जो मुख्य सत्ता थी, मतलब मेन जो राज्य था, एक तरह से मेन जो, एक तरह से आप इसे राजधानी भी कह सकते हैं। उत्तरी भारत की जो राजधानी एक तरह से कन्नौज थी। तो उसके लिए त्रिदलीय संघर्ष चल रहा था। किस किसके बीच? प्रतिहारों के बीच और ये जो थे राष्ट्रकूट, इनके बीच और पालों के बीच त्रिदलीय संघर्ष चल रहा था। प्रत्येक साम्राज्य उस पर नियंत्रण करना चाह रहा था। मान्यखेत के राष्ट्रकूटों की सत्ता के उच्चतम शिखर पर उनका साम्राज्य
उत्तर दिशा में गंगा और यमुना नदी पर स्थित दोआब से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। मतलब उनका शासन जो था, मानखेत के राष्ट्रकूट, उनकी सत्ता का जो शिखर था, मतलब कहाँ कहाँ तक फैला था, गंगा और यमुना नदी पर स्थित था। और मतलब दोआब मतलब दो नदियों से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक इतना बड़ा इनका साम्राज्य फैला हुआ था राष्ट्रकूटों का। यह उनके राजनीतिक विस्तार, वास्तुकला उपलब्धियों और साहित्यिक योगदान का काल था। इस राजवंश के प्रारंभिक शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। मतलब जो इनके जो राजवंश के तो पहले शासक थे वो हिंदू अनुयायी थे, परंतु बाद में यह राजवंश जैन धर्म में के प्रभाव में आ गया। मतलब ये जैन धर्म को मानने लगा। राष्ट्रकूटों शासकों की सूची, जो सबसे पहले इनके शासक माने जाते हैं, दंती दुर्ग जो कि 735 से 756, इनके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। फिर इनके दूसरे शासक थे कृष्ण एक थे, और फिर इनका कार्यकाल भी लिखा हुआ है। फिर आते हैं इनके गोविंद 2, ध्रुव, गोविंद 3, अमोघ वर्ष। मतलब ये थोड़े से आगे डिस्कस होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिए। अमोघ वर्ष 1, कृष्ण 2, इंद्र 3, गोविंद 4, अमोघ वर्ष 2, कृष्ण 3, कोटिम, अमोघ वर्ष 4, कर्क 2, इंद्र 4। और ये जो राष्ट्रकूट थे, इनका साम्राज्य आप देख सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ था। जो लाल वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये सारा राष्ट्रकूटों का साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। मतलब यहाँ से कन्नौज से लेके अपना ये तंजौर जो भी नीचे दे रखा है, ये जो आपने इनकी मुख्य राजधानी देखो, ये मानखेत भी है यहाँ पर। और भी आगे डिस्कस करेंगे। ये एक और मैप है, इसमें सभी साम्राज्य के बारे में दे रखा है थोड़ा सा। ये पाल साम्राज्य यहाँ पर था, यहाँ पर। और जो प्रतिहार थे गुजरात के, प्रतिहार गुज्जर, वो यहाँ पर के शासक करते थे। और राष्ट्रकूटों का जो साम्राज्य था वो ये था। तो आगे की ओर देखते हैं। पाल वंश राजवंश। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। पाल राजवंश ने उत्तर भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। मतलब जो इनका शासन था वो पूर्वी भाग में था, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मैप में, ये जो पूर्वी भाग में ये सारा पालों का साम्राज्य है। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वास्तुकला में इन्होंने बहुत मदद की। मतलब वास्तुकला इनके टाइम से बहुत फेमस होती गई। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। और उन्होंने जो ये थे राष्ट्रकूट, ये कौन से धर्म से प्रभावित होने लगा? जैन धर्म से प्रभावित होने लगा ये राष्ट्रकूट राजवंश। और ये था जो पाल वंश, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होने लगा, बौद्ध को मानने लग गए थे ये। पाल राजाओं के समय में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला, मतलब सुरक्षा प्रदान हुई। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए जो कि इतिहास में अंकित हैं। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शिव मंदिरों का निर्माण कराया और शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया। मतलब ये जो थे ये हिंदू धर्म के तो थे ही थे, लेकिन ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया और शिक्षा के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय भी बनवाए। यह पूर्व मध्यकालीन राजवंश था। मतलब पूर्व मध्यकालीन, मतलब ये पूर्व से आए थे। और मध्यकाल मतलब ये जो इनकी ये है 750 से 1174 इस काल के थे। यह पूर्व मध्यकालीन राजवंश था। जब हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गहरा संकट उत्पन्न हो गया, तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता फैल गई। इसी समय गोपाल ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। जनता द्वारा गोपाल को सिंहासन पर आसीन किया गया, जो कि एक गडरिया था।
मतलब पाल साम्राज्य जो थे वो गडरिया थे, एक तरह से हमें पता चलता है यहाँ पर। ये गोपाल इनका जो शासक था, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इन्होंने कैसे अपना सत्ता जमाई। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में अराजकता हो गई थी, मतलब वहाँ पर कोई राजा नहीं था, तो इसलिए जो ये गोपाल थे, इन्होंने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। मतलब एक समय पूरा बंगाल यही होता था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर उस समय का जो बंगाल था। तो यहाँ पर इन्होंने राज्य किया, जो कि एक गडरिया था। वह योग्य और कुशल शासक था, जिसने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया। मतलब गोपाल जी का इसमें, गोपाल जो थे पाल वगैरह, उनका इसमें शासनकाल लिख रखा है। इनका शासनकाल था 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इस दौरान उसने ओदंतपुरी, बिहार शरीफ, मतलब बिहार शरीफ में जगह है ओदंतपुरी, में मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। मतलब जो ये गोपाल थे, इन्होंने ओदंतपुरी में मठों का और विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। अब पाल वंश के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विभिन्न पुरालेखों और अभिलेखों की व्याख्या से इतिहासकारों ने पाल राजाओं के कालक्रम का इस तरह अंदाज़ा लगाया है। गोपाल, जो कि ये सारे पाल वगैरह थे, पाल साम्राज्य के लोग, इनका कार्यकाल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। गोपाल 750 ईस्वी से 770 तक, धर्मपाल 770 ईस्वी से 790 तक, ऐसे इनके सबके कार्यकाल लिखे हुए हैं। अगर आपको पढ़ने हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, शूरपाल, महेंद्रपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्योपाल, पाल 2, विग्रहपाल 2, महिपाल, नैपाल, विग्रहपाल 3, महिपाल 2, शूरपाल 2, रामपाल, कुमारपाल। मतलब ये जो पाल राजवंश के जो शासक थे उनके नाम हैं। कुमारपाल, गोपाल 3, मदनपाल, गोविंदपाल। पाल राजवंश के पश्चात सेन राजवंश ने बंगाल पर 160 वर्ष राज किया। मतलब पाल वंश के बाद जो राजवंश, मतलब पाल वंश के पश्चात जिन्होंने सेन वंश जो वहाँ पर आया बंगाल की साइड में, तो उन्होंने लगभग 160 वर्ष तक वहाँ पर राज किया। अब यहाँ पर पाल वंश राजवंश को देख लेते हैं। इनका मतलब विस्तार कहाँ तक था। ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा पाल वंश का था। ये एक तरह से पहले का बिहार, उड़ीसा और ये बंगाल मिलाकर बनता था, पहले का बंगाल। और ये जो था इनका पूरा पाल वंश यहाँ पर तक साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। अब गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी का प्रमुख राजवंश जो था, ये था गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार राजवंश, जिसे आप कह सकते हैं। किसी भी नाम से आप इसे लिख सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन एवं मध्यकालीन दौर के संक्रमण काल में साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजवंश था, जिसके शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मध्य 8वीं सदी से 11वीं सदी के भी शासन किया। मतलब इनका जो शासनकाल था वो 8वीं से 11वीं सदी तक था। और जो इनका जो राजपूत काल था, मतलब इनका जो राजपूत वगैरह रहेंगे, उनका काल था 7वीं से 12वीं शताब्दी। और जो इनका प्रतिहारों का काल था वो था 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच। इस राजवंश का संस्थापक प्रथम नागभट्ट था। मतलब नागभट्ट को इनके राजवंश का संस्थापक मानते हैं, जिनके वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज को राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया। नागभट्ट द्वारा 725 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भी गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर, मारवाड़ इत्यादि इलाकों में सामंतों के रूप में 6वीं से 9वीं सदी के भी शासन किया गया, किंतु एक संगठित साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय नागभट्ट को जाता है। मतलब यही बताया गया है कि जो इनका शासक स्थापित करा था उसका साम्राज्य का श्रेय मतलब नागभट्ट जी को जाता है, जो कि इनके वो थे, संस्थापक थे।
गुर्जर प्रतिहारों के। और इनका इलाका जो बताया गया है मंडोर, मारवाड़ इत्यादि इलाकों, मतलब मारवाड़ जो पड़ता है ये राजस्थान में पड़ता है, मंडोर का मेरे को पता नहीं। मतलब ये एक तरह से गुजरात हो गया और थोड़ा सा राजस्थान हो गया, इस एरिया को मिलाकर इन्होंने ये मतलब यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। उम्मत खिलाफत के नेतृत्व में, मतलब ये कोई आया होगा वहाँ पर से, उम्मत खिलाफत अरब की साइड से, उम्मत खिलाफत के नेतृत्व में होने वाले अरब आक्रमणों का नागभट्ट और परिवर्ती शासकों ने प्रबल प्रतिकार किया। मतलब जमकर लड़ाई लड़ी उम्मत खिलाफ, जो कि अरब की तरफ से आया था। कुछ इतिहासकार भारत की और इस्लाम के विस्तार की गति के इस दौर में धीमी होने का श्रेय इस राजवंश की सबलता को देते हैं। मतलब जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार हो रहा था वो उसकी धीमी गति इसलिए थी क्योंकि जो ये राजवंश था गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ये उनसे डटकर मुकाबला करता था, जिस वजह से इनकी धीमी गति थी अपने धर्म के विस्तार को करने में। मतलब ये ज़्यादा फैलने नहीं देते थे इनके इस्लाम के धर्मों को, यह ऐसा कुछ बताया गया इसमें। दूसरे नागभट्ट के शासन काल में यह राजवंश उत्तर भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया था। मतलब जो नागभट्ट फर्स्ट आए, जो पहले जो इनके संस्थापक थे, फिर उनका बेटा वगैरह या उन्होंने जिनको राजगद्दी दी होगी, तो नागभट्ट दूसरे नागभट्ट हैं यहाँ पे, वो बताया गया। जो दूसरे नागभट्ट थे जो उत्तर भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया था, मतलब उनके पास बहुत ताकत होगी उस टाइम पर। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज और उसके परिवर्ती प्रथम महेंद्र पाल के शासनकाल में साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। मतलब ये राजाओं के नाम दिए गए हैं। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज इनके शासक का नाम होगा। उसके परिवर्ती मतलब उनके अपोजिट में, मतलब या फिर उनके साथ प्रथम महेंद्र पाल फर्स्ट के शासनकाल में जो ये साम्राज्य था ये चरमोत्कर्ष पर था, मतलब टॉप पर था। और इस समय इस साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में आधुनिक बंगाल तक और हिमालय की तलहटी से नर्मदा पार दक्षिण तक विस्तृत थी। यह विस्तार मानो गुप्त काल के अपने समय के सर्वाधिक राज्य क्षेत्र से स्पर्धा करता हुआ सा था। इस विस्तार ने तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप में एक त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया। मतलब इनके लिए एक सत्ता जो बन गई थी, कन्नौज बन गई थी। कन्नौज पर राज कौन करेगा एक तरह से, तो ये त्रिकोणीय संघर्ष को इन्होंने जन्म दिया, जिसमें प्रतिहारों के अलावा राष्ट्रकूट और पालवंश शामिल थे। इसी दौरान इस राजवंश के राजाओं ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुर्जर प्रतिहार विशेषकर शिल्पकला के लिए जाने जाते थे। इनके शासनकाल में उत्कीर्ण पटलों वाले और खुले द्वारांगन वाले मंदिरों का निर्माण हुआ। उत्कीर्ण पटल मतलब पटल गेट को कहते हैं, उत्कीर्ण मतलब बढ़िया क्वालिटी का, और खुले द्वारांगन मतलब खुला हुआ द्वार होता था, उसमें आंगन साफ दिखता था, उन मंदिरों का निर्माण हुआ। और शिल्पकला के लिए भी गुर्जर प्रतिहार बहुत जाने जाते थे। इस शैली का चरमोत्कर्ष हमें खजुराहो के मंदिर में देखने को मिलता है, जिन्हें आज यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया जा चुका है। मतलब यूनेस्को ने उस पर कब्जा कर लिया है, खजुराहो के मंदिर पर। प्रतिहारों की शक्ति राज्य के लिए आपसी संघर्ष के चलते क्षीण हुई। मतलब जो प्रतिहार थे वो जो सत्ता थी उसके लिए आपस में भिड़ने लग गए, तो इसलिए उनकी जो शक्ति थी वो क्षीण होने लग गई, कम होने लग गई। इसी दौरान इनकी शक्ति और राज्य क्षेत्र में पर्याप्त ह्रास की वजह राष्ट्रकूट राजा तृतीय इंद्र का आक्रमण भी बना। इंद्र ने लगभग 916 में कन्नौज पर हमला करके इसे ध्वस्त कर दिया। बाद में अपेक्षाकृत असम शासकों के शासन में प्रतिहार अपनी पुरानी प्रभावशीलता पुनः नहीं कर पाए। इनके अधीन सामंत आधिकारिक मजबूत होते गए और 10वीं सदी तक आते आते अधीनता से मुक्त होते चले गए। इसके बाद प्रतिहारों के पास गंगा दोआब के क्षेत्र से कुछ ज़्यादा भूमि राज्य क्षेत्र के रूप में बची। आखिरी महत्वपूर्ण राजा राज्यपाल को महमूद गजनी के हमले के कारण 1018 में कन्नौज छोड़ना पड़ा। मतलब वो राज्यपाल जो थे, आखिरी महत्वपूर्ण राजा जो था वो राज्यपाल था पाल साम्राज्य का, वो महमूद गजनवी के जो हमला हुआ था उसके कारण उनको 1018 में कन्नौज छोड़ना पड़ा। उसे चंदेलों ने पकड़कर मार डाला और उसके पुत्र
त्रिलोचन पाल को एक प्रतीकात्मक राजा के रूप में राज्यारूढ़ करवाया। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसकी 1036 में मृत्यु के बाद यह राजवंश समाप्त हो गया। इस राजवंश ने शासकों के लिए ने अपने लिए प्रतिहार का उपयोग किया। मतलब ये जो राजवंश था, इन्होंने अपने नाम के लिए प्रतिहार, एक तरह से कहा कि हम प्रतिहार लोग हैं। उनके द्वारा स्वयं चुना हुआ पदनाम अथवा उपनाम था। इनका दावा है कि ये रामायण के सहनायक और राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। मतलब ऐसा मानते हैं कि जो राम के जो भाई लक्ष्मण थे, रामायण में बताया गया, उनके ये वंशज हैं, ऐसा इनका मानना है। लक्ष्मण ने एक प्रतिहारी अर्थात द्वार रक्षक की तरह राम की सेवा की, जिससे इस वंश का नाम प्रतिहार पड़ा। मतलब ये कारण बताया गया कि इनका नाम प्रतिहार क्यों पड़ा। कुछ आधुनिक इतिहासकार यह व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि ये राष्ट्रकूटों के यहाँ सेना में रक्षक प्रतिहार थे, जिससे यह शब्द निकला। मतलब इनके बारे में पता चला है कि ये प्रतिहार ये इन्होंने क्यों लगाया। अब इनके जो शासक हैं उनके सूची के बारे में देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य 550 से 1036 ईस्वी तक। पहला था इनका मंडोर शाखा। मतलब अलग अलग तरह के लोग आए। मतलब मंडोर शाखा, मंडोर में जो लोग थे उनकी शाखा 550 से 880 ईस्वी तक। इसमें जो पहला आया हरिश्चंद्र प्रतिहार, ये राजवंश का स्थापक था। और भी आते गए राजील प्रतिहार, नेर भट्ट, नाग भट्ट, टेट प्रतिहार, यशोवर्धन प्रतिहार, चंदूक प्रतिहार, शिलुक प्रतिहार। इनके फिर शासनकाल भी दे रखे हैं इसमें। जोट प्रतिकार, भीलादई के बौक, ककाक, बड़ोच। फिर भाई बड़ोच शाखा। बड़ोच शाखा मतलब जो बड़ोच के लोग थे। धद 1, धद 2, जयभट्ट, कन्नौज, भीनमाला। अब कन्नौज और भीनमाला के जो प्रतिहार शाखा थी, अब उनका नाम आता है नागभट्ट प्रथम। कन्नौज शाखा के प्रथम शासक जो थे काकुस्थ, देवराज, वत्सराज। मतलब ये जो कुछ नाम आने वाले हैं ना, ये आगे डिस्कस होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम। ये महेंद्रपाल प्रथम मेरे से ऊपर गलत बोला गया था। महेंद्रपाल जो हैं वो ये गुर्जरों के थे, जो थे प्रतिहारों के, उनके शासक थे। भोज द्वितीय, महिपाला प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाला द्वितीय, वो देवपाला, विनायकपाल, महिपाला द्वितीय, विजयपाल द्वितीय, राजपाला, त्रिलोचनपाल, जसपाल, यशपाल, अंतिम शासक। फिर राजगढ़ शाखा आती है। राजगढ़ जो लोग थे परमेश्वर मंथन देव के बाद कोई अभिलेख नहीं मिला है। तो आप इसमें फोटो में देख सकते हैं आसानी से कि जो गुर्जर प्रतिहार था, ये ग्रीन वाला हिस्सा, यहाँ तक ये गुर्जर प्रतिहार फैला हुआ था, इनका साम्राज्य। और पालों का ये था, ये पर्पल वाला। और जो राष्ट्रकूट थे ये इनका है, इसलिए मैंने इन सबको मिक्स करके बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर बाकी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ये प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये सब कौन थे। तो अब इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे अगले उसमें वीडियो में। थैंक यू।